इतना ज्यादा इंजॉयबल नहीं है, लेकिन हमको तो करना है। हर चीज में जरूरी नहीं है कि उसमें इंजॉय आए, अपना चैप्टर का हिस्सा है। लेकिन मेरा अभी इच्छा बना हुआ है कि पहले हम रशियन रिवॉल्यूशंस को करते हैं। सोशलिज्म भी पढ़ना ही होगा, और उसमें से सोशलिज्म में से इतने क्वेश्चन भी नहीं बनते, बने या ना बने करेंगे तो जरूर। ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये नहीं सोचना कि सर ने जो छोड़ दिया तो छोड़ के चले गए, नहीं, करेंगे। लेकिन क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बना होगा, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो लीजिए, रेडी रहिए आप, है ना? बिल्कुल। तो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ द यूरोपियन स्टेट द सिचुएशन वाज रिवर्स. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. क्योंकि ये चैप्टर का हम कुछ पार्ट्स छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका था। हो सकता है कुछ बच्चे को याद ना हो, और हो सकता है कुछ कल क्लास भी अटेंड नहीं किए हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो, है ना? आजकल तो मर्जी चल रही है बेटा। तो ये चैप्टर की बात अगर शुरू से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ चले, तो हमने बात किया था कि जो एम्पायर था, एम्पायर मतलब मोनार्किकल एम्पायर, जिसके पास में सारी एब्सोल्यूट पावर थी, एंड इट वाज द जार निकोलस सेकंड। ठीक है ना? कल नाम बताए तो जार निकोलस सेकंड वाज द एम्पायर ऑफ द रशिया, और उसके पीरियड में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, टैक्स लोगों के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस किए जा रहे थे। और जार निकोलस के बारे में हमने बताया था कि उनकी जो वाइफ है जरीना अलेक्जेंड्रिया, उनका नाम था जरीना जैसे राजा की रानी, और अलेक्जेंड्रिया उनका नाम था। ठीक है ना? जो जार निकोलस सेकंड की वाइफ थी, उनका अलेक्जेंड्रिया नाम था, और वो किसी माइस्टिक मतलब जो है एक साधु को बोलते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में थी। और इससे पहले जापान के साथ में रूसो जापानी वार हो चुकी थी। उस वार के अंदर जो है रूस बड़ा राज्य होते हुए भी हार चुका था। और वो मंचूरिया, मैंने आपको बताया था कि एक मंचूरिया जो ऑल वेदर पोर्ट है, या फिर कोरिया वाला जो हिस्सा है आज के दिन, जो चाइना के ईस्ट में अगर आप मैप देखोगे, तो जो कोरिया है, आज तो दो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लेकिन उस पीरियड में सिर्फ एक कोरिया होता था। तो वहां पर जो है इन पर वो चाहता था कि हमारे यहाँ पर तो वही जो जैसे सर्दी आती है, तो सर्दी के अंदर पूरे पोर्ट जो जम जाते हैं, तो व्यापार करने के लिए उनको एक पोर्ट की जरूरत थी। तो उन्होंने सोचा मंचूरिया के ऊपर हम क्यों ना कब्जा कर ले, जो कि जापान के कब्जे में था और कोरिया का हिस्सा था। इसको अपने बड़े ही गिद्ध की दृष्टि मतलब लालच के साथ देख रहा था कि इनको ले ले। लेकिन उनको ये नहीं पता था, जार निकोलस को, कि जो रशिया जो जापान है वो किस तरह से उसका मुकाबला करने वाला। खैर, साथ ही साथ देश की इकोनॉमिक हालत बड़ी जर्जर हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो लगभग उस टाइम में 1000 से भी कम इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? आज आप बात करो तो गुड़गांव के अंदर इतनी होगी, या फिर फरीदाबाद में होगी। तो पूरा रशिया इतना बड़ा, आप देखो उसके पास ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो वहां पर लेस देन 1000 इंडस्ट्रीज थी। तो कुछ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। और फिर रही सही जो है रशिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1914 से 18 के बीच में, तो जनता परेशान थी। बड़े शहरों की अगर बात करें तो मॉस्को जो आज के दिन कैपिटल है, उस टाइम में पेट्रोग्राड, या फिर पहले उसको पिट्सबर्ग के नाम से जानते थे, तो पिट्सबर्ग कैपिटल थी। और वहां पे जो है आपका पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो फरवरी में हुआ था। कुछ चीजें और मैं क्लियर कर देता हूं ना, तुम लोग चिंता नहीं करना, टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? आपका सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है, आप पीछे नहीं हो। तो पहला जो रिवॉल्यूशन है वो 1905 का है,
बुक में देख लीजिए, मेरे को जो याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो रिवॉल्यूशन है उसको ब्लडी संडे के नाम से बोला जाता है। मैंने कहा कि पेट्रोग्राड के अंदर में जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, और प्रोटेस्ट किस लिए था कि जो उनकी हालत बहुत इकोनॉमिकल खराब थी। और उसके बाद में ब्लडी संडे इसलिए कहा गया कि ये इंसिडेंट संडे की है, और उस दिन संडे को जो है राजा जार निकोलस ने अपनी पूरी सेना की ताकत लगा दी। और ये ताकत किसके पीछे लगा दी? जनता के इस विद्रोह को, इस क्रांति को दबाने के पीछे लगा दी। तो जनता फिर उसके बाद में भड़क गई, और भड़कने के बाद में पूरे रसिया के कई सारे हिस्सों में इस तरह की क्रांति आ गई। और आखिर इस क्रांति के डर से जो जार निकोलस को फिर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता था, वो भागना चाहता था, एब्डिकेट करना चाहता था। और उन्होंने अपने भाई को फिर ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस क्राउन को संभाल लो। फिर भाई ने भी बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्राउन आज के दिन है, जो सत्ता आप मुझे संभालना चाहते हो, ये किसी की जान ले सकती है। और वो दूर हो गए। फिर कहने का अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे जो है देश के अंदर एक आवाज उठ रही थी कि जो चुनाव होने चाहिए। अब एब्सोल्यूट मोनार्क तो कोई चुनाव नहीं कराने वाला है, ये तो आपको भी पता है बेटा। कोई राजा चुनाव कराता है क्या? बताइए, राजा चुनाव कराता है? नो सर। हाँ, तो वही हो रहा था, राजा चुनाव नहीं करा रहा था। ब्रिटेन की अलग बात है कि ब्रिटेन के अंदर जो रानी है उसके पास में कोई पावर नहीं होती है, ठीक है ना। आज भी ब्रिटेन का राज को प्रिंस की बात करें या रानी, वहां पर है आज भी, बट वो दे आर पावरलेस। लेकिन रसिया की बात करें या फिर हम बात करें फ्रांस की, तो यहाँ पर जो यहाँ के जो मोनार्क्स होते थे, दे वर हैविंग द एब्सोल्यूट पावर। मतलब उनके नीचे कोई कैबिनेट नहीं होती थी, कोई चुने हुए लोग नहीं होते थे। आज के दिन भी ऐसे होते हैं कि आज भी राजा है कई सारे देशों में। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस की बात करोगे, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया की बात करोगे, तो यहाँ पर अभी भी मोनार्क है, बट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ किया तो उनको बताया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब जो राजा है उसकी शक्तियों का कंट्रोल कर दिया जाता है कि भाई आप पद पे बैठे रहो, बट आपके जो देश के अंदर जो काम चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पावर होगी, जुडिशरी की पावर होगी, लेजिस्लेटिव की पावर होगी, और होगी पावर एग्जीक्यूटिव की। यहां तक क्लियर है बेटा? बोल रहे हैं। यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। बस ठीक है, मुझे पता लग गया। अब मैसेज उसको करना है जिसको क्लियर नहीं है, ठीक है ना। मैसेज वो करेगा जिसको क्लियर नहीं है। हमको तो सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, अपने प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, ठीक है ना। सबको साथ लेके चलना है, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। अब हम इस चैप्टर से ले लें। अभी तक तो कहानी चल रही थी, फिर नहीं तो कहानी चलती रह जाएगी। हम चैप्टर में आ जाते हैं तो अभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। ये 1904-5 की इंसिडेंट बना दी। फिर हमने आपको बात करें 1917 का जो रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। 1917 के रिवॉल्यूशन में हमने बात कर रहे थे कि भाई वहां पर दो रिवॉल्यूशन हुए। पहला रिवॉल्यूशन में जो है मेंस्विक की सरकार बन गई थी। मेंस्विक ने जो प्रोमिसेस किए थे वो नहीं निभाए, कुछ उनसे गलतियां हुई, तो उसके बाद में रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद में बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी, ठीक है ना। लेकिन ये इनिशियली जो बोल्शेविक हो या मेंस्विक हो, वो सारे के सारे एक साथ थे। फिर इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। आइडियोलॉजिकल मतलब सोचने का तरीका, देश के अंदर कैसी सरकार हो उसके लेके इनके सोच अलग अलग हो गई। तो जब सोच अलग है तो लोग भी अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गए। और फिर 17 से लेकर मैंने बताया था 17 में बोल्शेविक आ तो गए सरकार में। अब इसके बाद में मेंस्विक चुप नहीं बैठे, तो फिर ये रिवॉल्यूशन का पीरियड, ये सिविल वार का पीरियड था 17 से लेके 22 तक का मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इतना तो मुझे ही भरोसा हो गया, और मुझे भरोसा है तो तुम तो कर ही लोगे।
कुछ वर्ड नए आएंगे, उनको हम जरूर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बात है, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशंस। तो जो अक्टूबर का जो रिवॉल्यूशन है उससे सोशलिस्ट ने जो सोशलिस्ट लोग हैं उनके पास में सत्ता आ गई थी। देखो, मोनार्क चला जा चुका है, आपको याद है ना, मोनार्क जा चुका है, जार निकोलस अपना पद छोड़ चुका है, उन्होंने ड्यूमा बना दी थी। ड्यूमा का मतलब पार्लियामेंट है, अपने देश की जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर दे दी थी। और लेकिन डूमा में भी उसके ही लोग थे ज्यादातर, पहली डूमा के अंदर उसके लोग थे, लेकिन वो जो काम कर रहे थे वो जो तरीका है वो जार को पसंद नहीं आया, तो पहली डूमा को सस्पेंड कर दिया, फिर दूसरी डूमा बनाई। मतलब वो चाहते थे कि अगर मेरे पास पावर नहीं है, विद्रोह हो गया, क्रांति हो गया, लेकिन मैं पावर पे नहीं रह सकता, तो मेरे जो अपॉइंट किए हुए ऐसे लोग हों जो लाइफ भर मेरे लिए काम करें। ठीक है, तो इसी को लेके बात करेंगे। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917, 1917 में मोनार्क का जो शासन है खत्म हो गया राजा का। एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसी को हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से बोलते हैं। How this come about? What are the social and the political condition in Russia and when the revolution occurred? अब ये कैसे हुआ, ये सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह की थी, और ये रिवॉल्यूशन कब हुआ? टू आंसर दिस क्वेश्चंस लेट अस लुक एट द रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। अब ये बात कर रहा है कि रशिया से आपको वाकिफ कराएगा, रशिया के अंदर आपको घुमाने वाला है। तो घुमाने वाला मतलब आप इमेजिन करिए कि आप उस टाइम के 1916-17 के रशिया में घूम रहे हो और वहां की कंडीशन क्या है। मैं आपको ऑलरेडी फ्री में, मुफ्त में घुमा चुका हूं पूरा रशिया। मैंने आपको पूरा रशिया घुमा दिया है या नहीं, ये बताइए पहले। यस सर। हाँ, कैसे घुमा दिया कि मैंने आपको बता दिया कि बेटे रशिया की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। रशिया के अंदर मैंने ये बता दिया कि जो कम्युनिटी डिवाइड थी, तो आप इमेजिन करिए कि कम्युनिटी में क्या था। कम्युनिटी के अंदर नोबल्स थे जो ज्यादा पावर में थे, फिर उसके बाद में क्लर्जी के लोग थे, उनके पास में पावर थी, शक्तियां थी, और जो कॉमन पीपल है उनके पास में जो जमीन है वो बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी। कॉमन पीपल सिर्फ मेहनत करते थे, सर्दी इतनी ज्यादा भयानक पड़ती थी, कुछ ही शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज थी, और जिन शहरों में इंडस्ट्रीज थी, जब गांव के अंदर लोगों के पास में पैसा नहीं रहा, ठीक है ना, अनाज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो वो अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए शहरों की तरफ मुंह कर गए। शहरों की कंडीशन इतनी पैथेटिक थी कि शहरों के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे शहरों के अंदर लोग डॉर्मेट्रीज में रह रहे थे। डॉर्मेट्री का मतलब बेटा कि एक साथ में 10-20 एक हॉल में रह रहे हैं और एक ही सिंगल बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है इससे, और लोगों के जो है, मतलब एक सोच सकते हो, सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ती है, मत पूछो बस रशिया की हालत क्या होती है सर्दियों में। जो साइबेरियन रीजन है उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। आप क्यों होती है आपको पता है कि रशिया एकदम आर्कटिक ओशियन के आसपास का क्षेत्र है, ये जो साइबेरिया है, और इस वजह से कड़ाके की सर्दी होती है। अगर आप बोतल में पानी लेके किसी काम से गए हो और उस काम को करना चाहते हो, तब तक तो वो पानी जम जाएगा। ठीक है, तो रशियन एम्पायर को हम पढ़ते हैं 1914 से शुरू करते हैं। तो 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। जार निकोलस का शासन था। बिसाइड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। और न सिर्फ रशिया के अंदर, उसके साथ में आसपास का जो टेरिटरी की बात करो, अगर क्षेत्र की बात करें, तो जो आज आप फिनलैंड देखते हैं, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है तो मैसेज कर देना, बोल देना, ठीक है, दोनों चीजें चलेंगी। तो क्या हो रहा था बेटा, उसके साथ में जो रशिया के आज के दिन वो बता रहे हैं कि उस टाइम में किस तरह, अगर आप देखोगे ना,
तो रसिया के वेस्ट में कुछ आज आपको देखने को ये 3 कंट्री देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि एस्टोनिया, बात कर रहा हूं पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन है, बेलारूस है। बेलारूस को तो बहुत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत इनके लोग मारे गए हैं बेलारूस के अंदर, और यही कंडीशन एस्टोनिया को भी झेलनी पड़ी थी। आज के दिन ये बहुत ही डेवलप हो गए, जो लोग बाद में बता दूंगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अभी जो पहले यूएसएसआर बना था ना 1970 की क्रांति के बाद में, ये फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब रसिया का पार्ट बन गए थे। तो उसको सबको मिला के यूएसएसआर बोला गया, और ये उस पीरियड में बना, 1970 के पीरियड में बना, 17 के पीरियड में, और 1991 तक ये एक रहा, और 1991 के बाद में फिर दोबारा रसिया टूट गया। यानी कि जो लोग साथ आके एक परिवार जैसे काम किया, जिन्होंने 1917 से लेकर 1917 से तो काम नहीं किया, क्योंकि 1922 तक तो क्रांति ही चलती रही, वार चली, और लेकिन 1922 के बाद से लेकर और 91 तक रसिया था, जिसके अंदर 15 देश, 15 एम्पायर थी, और आज के दिन वो अलग अलग 15 देश बन चुके हैं। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है बेटा यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रसिया, ठीक है ना, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रसिया, ठीक है। यूनियन मतलब इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कई सारे स्टेट मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नाम क्यों रखा गया? बिकॉज वहां पर 50-51 जो स्टेट एक साथ में आके फिर यूएसए बना था, ठीक है ना। 50 कुछ स्टेट्स ने आके डिसाइड किया कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसको यूनाइटेड बोला गया। हाँ, पूछा करो, डाउट होना चाहिए, अच्छी बात है डाउट होना, मुझे अच्छा लगता है। तो बात कर लेते हैं कि ये सारे स्टेट्स थे जो मिलकर, जिन्होंने आज जो देख पा रहे हो आज का रसिया, वो जो 14-15 जो स्टेट थे उनमें से एक पार्ट है, 14 देश बन गए, अलग अलग हो चुके हैं आज। तो इस स्ट्रेच का पैसिफिक का मतलब बेटा ये पैसिफिक ओशियन से मतलब है, यानी कि ये पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और जो सेंट्रल एशिया के जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशिया में 5 स्टेट आते हैं बेटा, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे करके ताजिकिस्तान है। 5 जो स्टेट्स अगर आप देखोगे आज के दिन सेंट्रल एशिया के मैप को देखो, मजा आएगा, ठीक है ना। तो उसमें 5 स्टेट्स हैं, वो भी उसके पार्ट थे, ठीक है। तो ये कहां तक फैला हुआ था? वेस्ट में पैसिफिक ओशियन तक, और इधर सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो भी इसके पार्ट थे, और साथ ही जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। नाम याद करने में आपको 8-10 बार बोलोगे, इनके नाम याद हो जाएंगे, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। अब ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में झगड़ा चलता रहता है, वो आज के दिन भी इशू है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, थोड़ा आपको एक आउटलुक होना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। आपको घुमा रहा हूं, वहां पे दिखा रहा हूं आपको। लातविया घुमा दिया मैंने आपको, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, और घुमा दिया मैंने सेंट्रल एशिया के कंट्री के अंदर, और साथ ही साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी घुमा दिया। और ये भी मैंने बता दिया कि इन सब में जो ज्यादातर जो, जैसे भारत के अंदर क्या है, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, तो ऐसे उस टाइम के रसिया के अंदर क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग ज्यादा थे, ठीक है ना। वहां का धर्म ये था, which has grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslims and the Buddhist। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही थे, और वो भी क्रिश्चियंस ऑर्थोडॉक्स के ही थे। अब ये ऑर्थोडॉक्स क्या है, और फिर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट
मतलब देखो, पहले कैथोलिक्स, क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स आए, सभी लोग कैथोलिक्स थे, और कैथोलिक्स के बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ बाइबल को मानते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है, ये पूजा का तरीका नहीं हो सकता ये है। तो वो उनसे कैथोलिक से अलग हो गए, तो वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना। तो आप ये सोचोगे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में आप ये मानिए कि दो दो इसमें डिवाइड है ये लोग, एक तरफ प्रोटेस्टेंट और एक तरफ कैथोलिक्स, ठीक है ना। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट। यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज करना है, अगर नहीं किया तो फिर देखो तुम लोगों को पाप लगने वाला है, बहुत बुरी तरह से पाप लगने वाला है। ओके, अब हम इकोनॉमी को देखने वाले हैं, सोसाइटी को देखने वाले हैं कि इकोनॉमी किस तरह की थी, और सोसाइटी मतलब वहां की आर्थिक कंडीशन क्या थी। देखो, आपने अभी घूमे हैं, ऐसे ही देख लिया बस पूरा, लिथुआनिया, फलाना ढिकड़ा, ये सब की जो मैंने बात कर लिया, आपने मान लिया, लेकिन वहां के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थी, सोसाइटी के अंदर लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे, वो भी तो जानना जरूरी है। हाँ, तो वो चलो बता देते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि जैसे कोई भी देश जो शुरू में सब लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, यानी कि उनका मेन धंधा जो देश के अंदर लोगों का खेती करना था, ठीक है ना। About 85% of the Russian Empire population earned their living from the agriculture, और वो पूरा का पूरा जो है 85% लोग एग्रीकल्चर से उनका पेट का भरा होता था, उनका गुजारा होता था। This proportion was higher than in most of the European countries, और ये जो प्रोपोर्शन की बात करें 85%, इट वॉज हाइएस्ट जो यूरोप के देश हैं उनमें ये सबसे ज्यादा था, मतलब सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में यूरोप के देशों में और रशिया में ही कर रहे थे। अब मुझे ये बताएंगे, अब आपकी नॉलेज भी तो टेस्ट करना जरूरी है ना, तुम्हारा दिमाग कैसा चल रहा है। तो मुझे बताइए, रशिया इस कौन से कंटिनेंट का कंट्री है? एशिया। एशिया एंड यूरोप। ओके, शाबाश। और कोई? अगर ज्योग्राफिकली देखे, ठीक है ना, देखो ये तुम पढ़ लो, समझ लो बच्चों, तुम लोग ऐसे खाली मत बैठे रहो। और दक्ष आज चुप है, पता नहीं क्या हो गया, रुचि भी चुप है, अंशिका की आवाज नहीं सुनता हूं मैं। तो कहने का मतलब जो इसको ना, जो कंट्री एक से ज्यादा कंटिनेंट के अंदर हो तो उसको हम ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? अब बताइए, रशिया को क्या बोला जाएगा? ट्रांस कंटिनेंट कंट्री। हाँ, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री, वो किसी एक मतलब देश, एक कंटिनेंट के अंदर नहीं है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि ये रशिया है, ठीक है ना, और भी कई सारे कंट्री हैं। टर्की की बात करो, पूरा टर्की इंडिया एशिया के अंदर है, बट उसका एक शहर है, इस्तांबुल के नाम से जानते हैं आजकल, पहले उसका नाम कुछ और था, तो उसका कुछ पार्ट यूरोप में है। तो इसी तरह से हम टर्की को भी ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री बोलेंगे। हाँ, तो ज्योग्राफिकली रशिया बहुत बड़ा देश है, आपको पता ही है, और इसका बहुत सारा हिस्सा एशिया के अंदर है, और 1/3 पार्ट इसका यूरोप के अंदर है। बिकॉज द कैपिटल ऑफ द रशिया इज इन यूरोप, तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है यूरोपियन कंट्री। बट फॉर हम बोलेंगे इसके लिए जो एडजेक्ट वर्ड है ट्रांस कंटिनेंटल, ठीक है। हाँ, तो
कर रहे थे हम बात, 85% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में है। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री। फॉर इंस्टेंस फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वहां पर बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस के अंदर 40% लोग एग्रीकल्चर के जो व्यवसाय के अंदर थे और जर्मनी के अंदर 50%। इन द empire cultivators produce for the market as well as for their own needs, and the Russia was a major exporter of the grain. अब इन द एम्पायर कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस, अब कोई भी खेती करने वाला आज के दिन भी यही है। हम क्या करते हैं, पहले अपनी जरूरत का अलग से निकाल लेते हैं और जो बाकी जो बचा है वो मार्केट को दे देते हैं बेचने के लिए। और फिर रशिया क्या करेगा, रशिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देगा, जिनके यहाँ पे ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं होता है उन देशों के पास चला जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, परमानेंट इंडस्ट्रियल एरिया वाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को। तो इंडस्ट्रीज को मैंने बताया कि पॉकेट्स मतलब इधर उधर छिटपुट इंडस्ट्रीज थी, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है बेटा, इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थी। ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आया, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन पहले आया, और लेकिन रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमसे तो पहले आया, नो डाउट, लेकिन फ्रांस यूरोप के जो कंट्री है उनके बाद में आया। क्योंकि जो यूरोप को अगर आप मैप में देखोगे, देखो आपको समझने का सबसे बेटर तरीका यह है, यूरोप के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए एंड यू डिवाइड द यूरोप इनटू टू पार्ट्स। जो वेस्टर्न यूरोप है ये जो है कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट पहले हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया, डेमोक्रेटिक कंट्री है जितने भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं। अब यूरोप का शुरुआत वेस्ट में कहाँ से होता है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे सबसे एक्सट्रीम वेस्ट में पोर्चुगल है, फिर उसके बाद में स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, और फिर उसके बाद में आपका बेल्जियम आएगा, फिर लक्समबर्ग है, नीदरलैंड है। ऐसे पूरे मैप को, यूरोप के मैप को देखो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय, ठीक है ना। ऐसे 8-10 दिन तक उसको पढ़ोगे तो आपको पूरा पता भी लगेगा, और जब आप ऐसे जान जाओगे ना पूरे यूरोप को, तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस जाग उठेगा, अरे मैं पूरा यूरोप के बारे में जानती हूँ, ठीक है ना। लोग तो यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, वो ऐसा एक है कि यूरोप के देयर आर दी कंट्रीज, अराउंड 30 कंट्रीज हैं, जो आपने एक देश का वीजा लेते हो तो पूरे यूरोप को घूम सकते हो। तो उनका कॉमन एक करेंसी है जिसको यूरो के नाम से बोला जाता है। पूरे 30 देशों ने एक अपनी पार्लियामेंट बना के रखी है, सोचो कितने समझदार हैं वो लोग, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पूरे यूरोप के देशों में, 30 देशों के अंदर आप कोई टैक्स नहीं देना होता है। एक आप चाहे तो आप जर्मनी में रह सकते हो, आप चाहे तो फ्रांस में रह सकते हो, आप चाहे तो पोर्चुगल में चले जाइए, और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप इटली चले जाइए। यानी कि आपका एक बार आप यूरोप की सिटीजनशिप, यूरोप के किसी देश की सिटीजनशिप है आपके पास, तो आप कहीं पर भी अपना बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। सभी देशों का एक अपना पार्लियामेंट है, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की बात कर रहे थे। तो दैट वाज द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। यूरोप को जरूर आप मैप में देखोगे, बताइए मेरे को, मैसेज करो कितने बच्चे इंटरेस्टेड है यूरोप को मैप में देखने के लिए। गूगल पे यूरोप को सर्च करोगे, आज मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो है, जो गूगल का सर्च इंजन एकदम बिजी हो जाना चाहिए जब आपको टाइम मिले। अब मेरे पास में 1-2 बच्चों का ही मैसेज आया है, सिर्फ 3 बच्चों ने कहा है कि हाँ मैं यूरोप को सर्च करूंगा या करूंगी, बाकी मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी। हालांकि ये मैसेज 14-15 पे पहुंच गया है। मैं चाहता हूं ये मैसेज 35 तक पहुंचा एटलीस्ट। जो 35 बच्चे क्लास में अभी हैं, पूरे यूरोप को देखिए, और आप उसको बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। जो ईस्टर्न यूरोप है उसको आप कंसीडर कीजिए कि वो रसिया का पार्ट है, रसिया के साथ में वो देश है, और वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के साथ वाले देश है, ठीक है ना। अमेरिका दूसरे कंटिनेंट में है लेकिन लीडरशिप इन देशों को देता है।
अभी तो 23 ही बच्चों ने कहा है, 23। कुछ कुछ बच्चे मेरी आवाज नहीं सुन रहे या फिर मोबाइल को रखकर कहीं और क्लास ले रहे हैं, कोई और काम तो नहीं कर रहा है। 23 से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब 23। चलो मुझे पता लगेगा ये 23 कौन है और कौन है वो जो आगे नहीं देखना चाहते। अच्छा, जो नहीं देखना चाहते अब वो मैसेज करेंगे। ये लास्ट मैसेज मैंने देख लिया, दिया और पायल लास्ट है, और इसके बाद में मैं देखने वाला हूं जो इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने दिया और पायल को लास्ट ले लिया है। खैर, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट, परमानेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेट पिट्सबर्ग एंड दी मॉस्को। ये पूरे के पूरे यूरोप में है, दोनों शहर। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट अलाउटसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। मैनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन 1890। अब ये बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं वो पिट्सबर्ग और या फिर मॉस्को के आसपास के रीजन में थी, और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं 1890 के ड्यूरेशन में वहां पर एस्टेब्लिश हुई। व्हेन रशिया रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, जब रेलवे नेटवर्क जो है रशिया के अंदर एक्सटेंड हुआ, डबल आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल। ये बोल रहे हैं कि रशिया के अंदर जब रेलवे का नेटवर्क बिछ चुका था तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई, पैसा लोगों ने लगाया, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील आउटपुट 4 गुना हो गया। Most industries were the private property of the industrialist. Government supervised large factories to ensure minimum wage, limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. अब ये जो इंडस्ट्रीज की प्राइवेट ओनरशिप थी, यानी कि जैसे भारत में किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है, धीरू भाई अंबानी के परिवार से है। टाटा की कार किसकी है, रतन टाटा के नाम से जुड़ी हुई है। तो ऐसे वहां पर भी प्राइवेट होती थी। ये लोग जो काम चोर है ना, थोड़े से सुधर जाओ, अभी धीरे धीरे भाग रहे हैं। अब इनका नेटवर्क खराब होने लगा है। तुम क्या चाहते हो, डेली मैं तुम्हारे को फोन कर करके पकड़ूं, पिटाई करूं तुम्हारी? ऐसा मत चाहो। बी सिंसियर, बी लॉयल। तो फिर हाँ, बात कर रहे थे कि कोल प्रोडक्शन भी डबल हो चुका है, आयरन और स्टील का 4 गुना हो चुका है, और 1900 सेंचुरी के अंदर इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स क्राफ्टमैन और ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। और वो बोल रहे हैं कि जो क्राफ्टमैन है और फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो इक्वल इन नंबर्स है। क्राफ्टमैन का मतलब जो हाथ से काम करने वाले हैं, मशीनों से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो बराबर थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस। अब गवर्नमेंट का काम था कि ये देखना, इंश्योर करना कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं अब वो लोग पैसा ठीक ठाक दे रहे हैं कि नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क है कि नहीं, कि वो जो टाइम है, जैसे भारत के अंदर 8 घंटे के वर्किंग आवर्स है काम करने का, तो उस हिसाब से इंश्योर करते थे सरकार। फैक्ट्री वर्क इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार की आंखें होने के बाद में कानूनों को तोड़ा नहीं जाता था, ऐसा भी होता था, ठीक है ना। कानून टूटते थे, यानी कि लोगों से काम ज्यादा टाइम कराया जाता था, ज्यादा काम लेते थे, उनकी सिचुएशंस बड़ी, मतलब उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता था। फैक्ट्री में काम करने वालों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जाता था। तो इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स। 15-15 घंटे काम कराया जाता था, कंपेयर टू 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। क्राफ्ट वर्कर्स हैं वो 15 घंटे काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर 10 से 12 घंटे काम हो रहे हैं। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज, और उनका रहने की जगह के बारे में मैंने बता दिया
कभी रूम भी मिल जाते थे। ज्यादातर लोग डॉर्मेट्रीज में रहते थे। डॉर्मेट्री का मतलब आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर देखी होगी, डॉर्मेट्री मतलब जहां पर सभी के लिए एक कॉमन एक हॉल है और उसी में सब लोग सोते हैं, उसी में सब लोग खाते हैं पीते हैं, ठीक है ना। तो वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। अब जो वर्कर्स हैं वो सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थे और उनके ऐसा नहीं है कि वो शहरों में आके काम करने लगे। मैंने बोला ना फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए, फॉर अर्निंग पर्पस दे कम। अच्छा, गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है भाई? अभी कौन आ रहा है? ये बच्चा। तो जो वर्कर्स है काम के पर्पस के लिए शहरों की तरफ आते थे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने गांव को भूल जाते थे। वो अपने गांव के साथ में अपना संबंध बनाए रखते थे। Some strong links with the village from which they came, others had settled in the cities permanently। और कुछ ऐसे भी होते थे कि परमानेंटली जो शहरों में सेटल हो जाते थे। वर्कर्स डिवाइडेड बाय द स्किल्स। अब क्या है, वर्कर्स में भी आपस में एक ये हो जाता था, अरे भाई मेरे पास तो बड़ा काम है, मैं टेक्निकल हूँ यार, मेरे पास। जैसे आज के दिन कोई एक नॉर्मल काम करने वाला वर्कर हो और एक इंजीनियर हो या फिर जूनियर इंजीनियर हो, तो जो इंजीनियरिंग करके काम कर रहे हैं उसके पास स्किल्स ज्यादा है, उसने पढ़ाई की है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा समझने लग जाए और इन लोगों के बीच में एक गैप बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही था, वर्कर्स डिवाइडेड बाय द स्किल्स। अ मेटल वर्कर ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड, वो बता रहे हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक मेटल वर्कर कहानी बता रहे हैं कि मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। जो मेटल्स की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं, बाकी वर्कर्स के सामने वो अपने आप को समझते थे कि भाई मैं तो जो हूँ अरिस्टोक्रेट्स हूँ। अरिस्टोक्रेट्स मतलब जो कि शाही लोग हैं, बड़े लोग हैं, अफसर जैसे हैं। तो देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। और क्यों ना समझे, क्योंकि वो जो दे वर मोर स्किल्ड और मोर ट्रेंड। वुमेन्स मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। और अगर वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो जो है 31% के लगभग होती थी फैक्ट्रीज में। मैं आपको घुमा रहा हूं, मैं रसिया की सैर करा रहा हूं, रसिया के लोगों से मिला रहा हूं। मैंने अभी मिलाया कि कैसे वो डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं, मैंने उन लोगों से भी मिलाया कि जो अपने गांव से लिंक रखे हुए हैं, उन लोगों से भी मिलाया जो आप परमानेंटली सेटल्ड हो चुके हैं शहरों के अंदर, और मैंने उन लोगों से भी मिलाया है अभी वर्कर से जो अपने आप को अरिस्टोक्रेट समझते हैं, और मैंने विमेन्स से भी मिलाई जो 31% जो विमेन्स है जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रही है। मिलाया कि नहीं? अरे कौन कौन मिल पाया मेरे साथ में? मेरे साथ कौन कौन घूम रहा है? मिल लिया ना, चलो वेरी गुड। तो ये सब मिल के आगे, अब फिर आप आगे और चलते हैं। तो बट देयर वर पेड लेस देन मैन। अब ये प्रॉब्लम्स तो सब कहीं पर है, ठीक है ना। तो क्या प्रॉब्लम है कि विमेन्स जो है वही काम कर रही है जो आदमी कर रहे हैं, बट दे वर पेड लेस, उसको पैसा कम दिया जाता है, ठीक है ना। विमेन्स को पैसा कम मिल रहा है, राइट। और डिविजन्स अमंग वर्कर्स शो देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड द वे मैनर्स टू। और जो लोग हैं उनका बात करने का ढंग, उनके मैनर्स से भी पता लग रहा है कि कौन किस तरह के काम करने वाले हैं, ठीक है ना। आप किसी के पहनने के, कपड़े पहनने के तरीके से, आप किसी के बोलने के लहजे से, आप किसी के मतलब बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हो कि वो किस तरह का काम करता होगा। बेचारा जो लेबर काम कर रहा है उसके हाथ काले होंगे, उनके हाथ खुरदरे होंगे, ठीक है ना। और जो लोग ऑफिस में एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं उनका जो चेहरे पर जो रौनक होगी वो क्रीम फेस पाउडर वगैरह लगा के और ड्रेस में, तो इनके मैनर से भी पता लग जाता है, ठीक है ना। तो घुमा रहा हूं तो आप देख लीजिए, घूमते घूमते देख लीजिए कि अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं यहाँ पर और किस तरह से
उनके ड्रेस के और उनके मैनर्स अलग है। सम वर्कर्स फॉर्म द एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। अब कुछ जो वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बना के रखी है। एसोसिएशंस, मान लो कि हम एक किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 50 लोगों ने हमारा क्या काम कर लिया, हर महीने 50 रुपीज को डिपॉजिट करते जा रहे हैं और ये 50 रुपीज हमको कब काम आने वाले हैं, हमने बैंक में डाल दिया, बैंक से उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब किसी को प्रॉब्लम आएगी, किसी के पास में प्रॉब्लम आ गई, किसी के घर में कोई बीमार हो गया, पैसे की जरूरत है, तो ये एसोसिएशन उनको वो पैसा दे देता है। बैंक से लेना जाएगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा, किसी से दूसरों से मांगना होगा। बेहतर है कि वो कंट्रीब्यूट कर लेते थे और उस पैसे को बैंक में जमा कर दो, और जब किसी को सिचुएशन अलाउ करे कि जरूरत है तो दे दो। तो दीज वर दी एसोसिएशंस बट नॉट वेरी लार्ज इन क्वांटिटी। ऐसे बहुत ज्यादा एसोसिएशंस नहीं थी। Despite division, workers did unite to strike work, stop work when they disagreed with the employees and dismissals of work conditions. तो वो बोल रहे हैं कि डिस्पाइट डिविजन्स, ये सही है कि सब लोग डिविजन्स थे, उनके मैनर्स अलग थे, उनका बोलने का तरीका अलग था, लेकिन वो यूनाइट थे। वो किस लिए यूनाइट थे? वो स्ट्राइक करने के लिए, काम को बंद करने के लिए। व्हेन दे डिसएग्रीड विद द एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिशल्स और द वर्क कंडीशंस। अब ऐसे ही नहीं स्ट्राइक करते थे, उनके पास जेन्युइन कॉज होता था। किस तरह का कॉज होता था? कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उनके जो इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं है, उनको काम करने की हिसाब से पैसा नहीं दिया जा रहा है, पैथेटिक कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की कंडीशंस में वो लोग करते थे क्या? स्ट्राइक। ठीक है। The strike took place frequently in textile industries during 1896, 1897 and in the metal industry in 1902. वो बता रहे हैं कि स्ट्राइक्स की अगर बात करें तो 1896 से 97 के बीच में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बार बार होती थी, और मेटल इंडस्ट्रीज में 1902 में स्ट्राइक्स चलती थी। तो इन द कंट्री साइड, जब हम कंट्री साइड की बात करते हैं, कंट्री साइड का मतलब रूरल एरिया, गांव का लोग, दूर दराज के लोग, ठीक है ना, शहरों से दूर जो जिंदगी बिता रहे हैं, उसको हम कंट्री साइड शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इन कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, वो खेती करते थे किसान। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। अब वो बोल रहे हैं कंट्री साइड में ये बात सही है, ओके, कंट्री साइड के अंदर लोग खेती करते थे, और लेकिन जो जमीन और या प्रॉपर्टी के ऊपर जो ओनरशिप है वो नोबल्स के पास में थी, क्राउन्स के पास में थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास में थी। मतलब यानी कि जैसे लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग, और खेती करने वाले गरीब लोग थे। लाइक वर्कर्स पीसेस टू वर डिवाइडेड। और जैसे वर्कर्स है, किसान भी बटे हुए थे। किसान कैसे बटे हुए थे? दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, वो डीपली रिलीजियस थे, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। और किसानों के दिल में नोबल्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। देखो आप याद कीजिए, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रांस के अंदर नोबल्स का रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो नोबल्स है उनके प्रति फार्मर्स जो है, पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स मतलब वो वर्कर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और नोबल्स मतलब वो इंसान जिनको जो एक्चुअल में लैंड की, जिनके पास ओनरशिप है, ठीक है। Except in few cases they had no respect for nobility, and nobility got their power and position through the services to the Tsar and not through local popularity. कारण है कि जो नोबल्स हैं उनकी पावर जार के साथ में अपने रिलेशंस बनाए रहने से थी, ना कि वो पॉपुलर थे फार्मर्स के बीच में। हाँ, बस अभी खत्म कर देंगे। कुछ एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, शायद टाइम हो गया, जैसे कि पता नहीं
तो nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through the local popularity. This was unlike France, where during the Russian Revolution, the Brittany peasants respect nobles and fought for them. अब फ्रांस रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटे कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर में रिस्पेक्ट होती थी नोबल्स की, और नोबल्स की सेफ्टी के लिए लोग लड़ते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर रिस्पेक्ट नहीं है नोबल्स की, क्योंकि नोबल्स जो है चापलूस है, चमचागिरी करते हैं किसकी? जार की। जार कौन है? वहां का शासक। मैं बता रहा हूं अभी रिवॉल्यूशन आया नहीं है, आने से पहले कंडीशन बताई जा रही है, वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, किसानों की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कंडीशन थी। तो जब सब पूरा घूम लोगे तो आपको पता लगेगा कि रिवॉल्यूशन तो होना ही था, लोगों की कंडीशन इतनी पैथेटिक थी, इसलिए रिवॉल्यूशन हुआ। अब घूमोगे तो पता लगेगा, घुमा रहा हूं मैं आपको। तो इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब रशिया के अंदर नोबल्स से वो लेने वाले थे लैंड, कि नोबल्स जो है करते धरते कुछ नहीं है, सारा ओनरशिप लेके बैठे हुए हैं और ये लैंड हमारे पास होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। और बार बार ऐसा होता था, हर बार ऐसा होता था कि वो यहां तक कि इस हद तक चले जाते थे, लैंडलॉर्ड्स की तो मर्डर भी कर देते थे, है ना, हत्या भी कर डालते थे। In 1902, this occurred on a large scale in South Russia. और साउथ रशिया की अगर बात करें तो ये लैंडलॉर्ड्स को मार देना, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स क्या करता था, उनसे टैक्स लेता था, उनको परेशान करता था, उनसे ज्यादा घंटों तक काम लेता था, ठीक है ना। तो साउथ रशिया में ये सारे मर्डर्स वगैरह होना ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और अगर पूरे रशिया की बात करें तो 1905 में तो पूरे रशिया में इस तरह की कंडीशन थी। जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स और नोबल के पीछे पड़ गए, समझ लो कि वर्कर्स जो हैं, पीजेंट्स हैं, वो अब नोबल्स का और लैंडलॉर्ड्स का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये सोच लो कि क्रांति की आगाज शुरू हो चुकी है। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। किस तरह से अलग थे बाकी दूसरे यूरोपियन किसानों से? दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड दे कम्यून डिवाइड इट इन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। कि वो पूरी जमीन को एक पूलिंग सिस्टम में काम करते थे। पूलिंग का मतलब आपने सुना है, कार पुलिंग के बारे में सुना है? कार पुलिंग क्या होता है? कार पुलिंग, चलो कार पुलिंग क्या होता है बताओ? कार पुलिंग क्या है? कार पुलिंग नहीं, कार पुलिंग। व्हाट इज द कार पुलिंग? चलो बताइए। अरे कोई नहीं बता रहा कार पुलिंग, कोई नहीं। मेरी आवाज आ रही है तुम तक? यस सर। ओके, देखो बेटा, अब हमने ये शब्द सुना जब अभी रिसेंटली में दिल्ली के अंदर कभी कभी पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, तो उसके बारे में ऑप्शन सोचा जाता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ एन पार्टिकुलर सिटी। तो उसमें देयर आर दी वेरियस वेज आर एक्सप्लोर्ड, बहुत सारे तरीके ढूंढे जाते हैं। तो उसमें है कार पूलिंग भी एक तरीका है कि समझो कि मैं किसी पार्टिकुलर एरिया से जाता हूं और किसी एक पार्टिकुलर जगह पे जाता हूं और 3 लोग और भी मेरे पड़ोस जाते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी में उन तीनों को भी एक साथ ले जाऊं, क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। क्या होगा? फ्यूल की एफिशिएंसी होगी, ठीक है ना, पैसा कम लगेगा, राइट। तो ये होता है कार पूलिंग, है ना। और बहुत सारे देशों में तो ये एक रिवाज है, वो मिलके बड़े खुशी से करते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कार है, ठीक है ना, मैं अपने प्राइवेट कार से जाऊंगा, 3 लोग और बैठ सकते हैं, बट नहीं, वो अकेला जाएगा। दूसरे देशों में दे आर वेरी, मतलब वो देश के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हाउ दी थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बेटर वे। पार्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोप, जर्मनी की आप बात करो,
मतलब हर काम को हर लोग एक कितना अच्छे से करके दिखा सकते हैं। दे पुट देयर एफर्ट्स इन दैट, मतलब पूरा अपने आप को डुबो देते हैं उस काम को करने के लिए, पूरा डेडिकेशन है उनके पास। दैट्स व्हाई दे आर डेवलप्ड एंड दैट इज व्हाई वी आर डेवलपिंग। ठीक है ना, समझ गए वो क्यों डेवलप्ड है और क्यों हम डेवलपिंग हैं आज तक। So Russian peasants were different from the other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided according to the needs of the individual family. यही कर रहे थे रशिया के किसान भी। periodically वो जमीन को मिलके साथ में करते थे खेती, एक साथ में सभी जमीन का मिला लेते थे और उसमें प्रोडक्शन होती थी, फिर बांट लेते थे। जो अनाज का प्रोडक्शन उसको बांट लेते थे, जिसकी जितनी जमीन। तो उसमें क्या है, छोटा खेती होगा तो आप जब बिजाई करते हो तो कुछ हिस्सा बच जाता है, जबकि जब आप पूरा लंबा करोगे ना तो उसमें आपका वेस्टेज कम होता है। तो इसी के साथ में आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। कल हम सोशलिज्म इन रशिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म इन रशिया कल करेंगे। तो आज तक के आपने जितना पढ़ा हुआ है उसके सारे को आपने दोबारा पढ़ना, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है। और इसी के साथ गुड बाय और शबा खैर, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए गुड बाय। चलो बाय बाय बाय, गुड बाय। चलो बेटा, हमन, प्रशांत, यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? हिमेश, मोहित, हर्ष, मोहित, हरमन, प्रशांत, जल्दी मूव फास्ट, आई सेड। अरे तुम लोग दोनों तीनों क्लास में है, इसका मतलब क्या अभी तक तुम लोग